नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आप सभी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट पर आधारित यह प्रश्न होगा और आपको यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पर सारे एनसीईआरटी या ओब्लिक जैक का किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी यहाँ से अभी के अभी परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो है 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स चाहिए, क्योंकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती है उस पर आधारित सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ बन गया है। आप यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे तो 30 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारे महत्वपूर्ण वैसे ही प्रश्नों को केवल आप देख सकते हैं जो आपके आकलन एग्जाम में आने वाले हैं और 351 रुपये में पूरी क्लासेज कर सकते हैं। तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से या हिस्टामिन? ठीक है, तो तंबाकू में देखिए पाया जाता है निकोटीन और तंबाकू से होता है या निकोटीन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कोकीन या कैफीन, कैफीन के लिए भी एक शब्द आता है, तो कैफीन के लिए होता है देखिए कहवा। ठीक है, तो ये आपको तंबाकू के लिए निकोटीन यहाँ पर लेना होगा। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए भारत में भी यहाँ पर विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण कर दिया गया है। तो उसके लिए लड़के एवं लड़कियों का निर्धारित आयु क्या है आपको इसमें बताना है। तो देखिए 21 वर्ष एवं 18 वर्ष, तो लड़के का आयु 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका। अगला प्रश्न है, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें कहाँ शिकायत करनी चाहिए? यदि आप किसी से ठगी का शिकार होते हैं या अनुचित व्यापारिक व्यवहार होता है व्यापार में, तो आप उसका शिकायत कहाँ करेंगे? उपभोक्ता संरक्षण मंत्र को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या ग्राम पंचायत को? ठीक है, तो ठगी अथवा अनुचित व्यवहार होने पर हम लोगों को उपभोक्ता संरक्षण मंच को जो है यहाँ पर शिकायत करनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को? 12, 18, 20 या 22? इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 12। ठीक है, अगला है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज ए नाउन? इसमें कौन सा वर्ड्स ऐसा है जो नाउन को इंडिकेट कर रहा है? ही, गो, राम या फैट? देखिए ही प्रोनाउन हो गया है, गो यहाँ पर वर्ब है और राम जो है किसी का नाम है। एनीथिंग नेम इज नोन एज नाउन, इसलिए राम यहाँ पर नाउन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए प्रोनाउन? इसमें कौन एक ऐसा वर्ड्स है जो प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है? रामेश्वर, यू, वाइज या प्ले? ठीक है, तो रामेश्वर ये नाउन हो गया, यू जो है यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, वाइज जो है एडजेक्टिव हो गया और प्ले जो है वो आपका वर्ब हो गया। तो देखिए चुनने भी आ जाता है, तो इससे 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आ जाते हैं। Which one of the following words is an adjective? इसमें से कौन सा वर्ड्स है जो एडजेक्टिव है? ब्यूटीफुल, रामानंद, रीड या दे? रामानंद नाउन है, दे जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है और रीड जो है वर्ब है और ब्यूटीफुल जो है वो आपका एडजेक्टिव है जो विशेषता बताता है, तो एडजेक्टिव में चला जाएगा। फिल इन द ब्लैंक सुटेबल आर्टिकल्स, यहाँ पर जो है आपको आर्टिकल्स बताना है कि कौन सा आर्टिकल सुटेबल होगा। सन राइजेज इन द, ठीक है, तो देखिए सन के पहले क्या लगेगा? सन, वैसी चीजें जो दुनिया में अपनी तरफ से एक हो उसके पहले द लगता है, तो सन के पहले द लगेगा। और जो एक हो तो यहाँ ईस्ट भी एक ही होता है, उसके पहले भी द लगेगा, यानी दोनों के लिए सुटेबल जो आंसर आएगा वो आपका द चलाएगा। ठीक है, अगला है, 6 का विच्छेद करने पर क्या प्राप्त होगा? क और स, क स, क च और क ध, क्या होगा? तो देखिए 6 को जब ऑप्शन में विच्छेद करेंगे, ये संयुक्त व्यंजन है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं क और प्लस स लिखते हैं। ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा, ए हो जाएगा। कवियत्री का शुद्ध रूप क्या है? हमेशा याद रखिएगा, 101 बार प्रश्न में आता है। कवियत्री को शुद्ध रूप में देखिए लिखा जाता है क और य त्र रहेगा ना, य में दीजिएगा हर्षी और त्र में दीजिएगा दीर्घी, कवित्री होता है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, दिमाग बिठा लीजिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या सीता बाजार जा रही है? यह किस प्रकार का वाक्य है? नकारात्मक, प्रश्नवाचक, स्वीकारात्मक या कोई नहीं? ठीक है, देखिए यदि कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या, कब, कौन, कैसे से हुआ हो और वाक्य के अंत में देखिए ये हंसुआ छाप चिन्ह लगा हुआ हो, तो उसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में रखना है, इसलिए यह प्रश्न जो जाएगा वो प्रश्नवाचक वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, देखिए अगला, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? आपको बताना है कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। ठीक है, त्रिनेत्र का मतलब देखिए होता है 3 नेत्रों का समाहार। ठीक है, क्या होता है? 3 नेत्रों का समाहार।
तो जिसमें संख्यावाचक लगा हुआ रहता है वो द्विगु होता है, ठीक है। यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि द्विगु होगा, लेकिन 3 नेत्र वाला को एक विशेष अर्थ भी निकलता है जिसको शंकर भगवान कहते हैं। तो देखिए संख्यावाचक हो लेकिन अगर उसका विशेष अर्थ निकल रहा हो तो उसको आपको किस में डाल देना है, तो संख्यावाचक होते हुए विशेष अर्थ निकल रहा है तो उसको आपको बहुब्रीहि समास में डालना है, ठीक है। तो बहुब्रीहि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 5 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 4 का 0 पावर का मान बताइए क्या होगा। 0 होगा, 1 होगा, 60 होगा या 3 होगा, ठीक है। देखिए याद रखिएगा किसी भी चीज़ का पावर 0 है तो उसका मान देखिए 1 होता है, इसलिए 5 का पावर 0 तो उसका मान 1, 3 का पावर 0 तो उसका भी मान 1 और 4 का पावर 0 तो उसका भी मान 1 होगा। और इस सारे को हम गुना करते हैं तो इसका राइट आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, यानी 1 होगा। अगला प्रश्न है 15 आदमी किसी कार्य को मिलकर 60 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 30 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए हमने मैथ्स का जो है क्लास ले लिए हैं, सारा नोट्स और पीडीएफ बन करके तैयार है जो कि आपको यहाँ पर 30 रुपये दिए जा रहे हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है। तो देखिए आदमीन और दिन पर आधारित, आदमीन और कार्य या दिन पर आधारित प्रश्न होगा तो उसके लिए फॉर्मूला आता है देखिए M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। तो M1D1 का मतलब जो शुरू वाला है M1 है, जो बाद वाला है वो जो बाद वाला है वो D1 है, ठीक है। तो 15 इंटू कितना करोगे 60 बराबर कितना हो जाएगा 30 इंटू उसी का जो कितने D2, ठीक है। अब इसी को काट दीजिए तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो यानी वह कार्य जो कितने दिन में कर पाएगा 30 दिन में कर पाएगा, या आप अपने स्तर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि कितनी होगी, ठीक है। तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है देखिए d दिया हुआ है कितना 14, तो r निकाल लीजिएगा, r बराबर होता है कितना है d/2, यानी 14/2 करेंगे तो 2 से 14 कट्टा 7 बार में यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर रहेगा कि उस वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो वृत्त का परिधि हो जाएगा देखिए 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो 2π का मान हो गया 22/7 और इंटू r आया है 7, 7 कट गया यानी 44 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 44 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, वह त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या कोई नहीं, ठीक है। तो एक त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो वह त्रिभुज को जो है हम लोग यहाँ पर जानते हैं क्या चीज, तो समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। किस त्रिभुज के नाम से जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। राइट आंसर समबाहु त्रिभुज, यानी इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में किसका भूमिका महत्वपूर्ण है। सहशैक्षिक क्रियाओं का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो ये बिल्कुल सही है, अध्यापक की भूमिका होना चाहिए और विद्यालय का वातावरण अच्छा होने के लिए मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, जो निःशक्त बालक हैं उसके लिए शिक्षा का प्रावधान कहाँ किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान जो है वो आपको समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। किसके लिए किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। अगला है 3, 4, 6, 9, 13, ये कैसे बनेगा आपको देखना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो पहला बार देखते हैं कि 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है, दूसरा बार देखते हैं तो 4 में जब 2 जोड़ते हैं तो 6 होता है, अब 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 होता है, 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13 होता है, यानी 1, 2, 3, 4 जुड़ रहा है, यानी 13 में अब अगला जोड़ने की कड़ी है +5, तो 13 में 5 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 18, ठीक है। क्या हो जाएगा 18, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 किस में है, सी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ADBECF, तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, तो C से आगे क्या जाएगा, D आपका जाएगा। अब इसकी देखेंगे बारी, तो D से E जा रहा है, E से F जा रहा है, तो F से क्या जाएगा, G जाएगा, यानी हो जाएगा DG। क्या होगा, DG, ठीक है। तो DG इसका राइट आंसर हो जाएगा, B हो जाएगा। भूख है, प्यास है, मलमूत्र का त्याग है, यह किस प्रकार का प्रेरक है। जन्मजात है, कृत्रिम है, अर्जित है या अनुपयोगी है, किस प्रकार का है, ठीक है। तो देखिए भूख हो, प्यास हो, मलमूत्र का त्याग हो, यह जो प्रेरक होता है यह जन्मजात होता है, जन्म से ही ये सारी चीजें सभी के लिए चलते रहती है। अगला प्रश्न है
वही सफल शिक्षक हो सकता है जो, कौन सफल शिक्षक हो सकता है आपको बताना है, जो कठोर अनुशासन रखता है, जो नियमित गृह कार्य देखता है, जो अच्छे अंक देते हैं, या छात्रों की प्रगति के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। तो देखिए एक अच्छे शिक्षक वही है, इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका डी है, जो छात्रों की प्रगति के लिए सोचते रहते हैं या सजग रहते हैं, उन्हीं को अच्छा शिक्षक माना जाता है। प्रतिभा होती है, प्रतिभा कैसी होती है, जन्मजात होती है, आनुवांशिक होती है, विकसित होती है, या उपरोक्त सभी होती है। ठीक है, तो देखिए प्रतिभा जो होती है वो इसमें जन्मजात भी होती है, आनुवांशिक भी प्रतिभा होती है, और उन प्रतिभा को विकसित भी किया जाता है। यानी इसमें अगर आंसर देखा जाए तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश में बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं? भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं? बिहार, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान। अगर ओवरऑल देखा जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, महाराष्ट्र में भी बच्चे जाते हैं, राजस्थान में भी। तो अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है बिहार। तो बिहार में बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। चलिए हिंदी को लेकर के आ चुके हैं हम। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। ईर्ष्या, इप्सा, ईर्षा, इस्पा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो शुद्ध होगा वो ईर्ष्या होगा। बहुत बार आया वो प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें तो केवल वैसे ही प्रश्न है जो आपको केवल आ रहे हैं। ठीक है, और सारे यहाँ पर नोट्स पीडीएफ कंप्लीट हो गए हैं। आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। आप टेक्स्ट बुक का एक बार एग्जाम जाने से पहले जरूर सारे नोट्स का पीडीएफ और वीडियो जरूर देखना नहीं भूलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़ में आपको यहाँ से मिल रहे हैं। आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर सारे नोट्स पीडीएफ एक बार अवश्य लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको एक बार यहाँ पर ये नहीं बोलना रहे कि 2 नंबर 4 नंबर से हम फेल कर गए हैं। तो उसमें आपको किसी भी तरह से 20 से 25 नंबर आपको जरूर बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा। अचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अतिचार, या अल्पचार। तो अचार का विलोम शब्द जो होता है वो होता है, देखिए अनाचार। क्या होता है आपका? अनाचार होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा, चौराहा का देखिए मतलब होता है 4 राहों का समाहार। तो देखिए अभी तक यदि आपने समास का नोट्स नहीं दिखा है तो आप समास का नोट्स अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ पर हिंदी का सारा नोट्स बन करके तैयार है। 30 रुपए में केवल आप यहाँ से परचेज करके हिंदी के सारे नोट्स को देख सकते हैं। तो चार क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। और एक समास का नाम भी है संख्यावाचक। ठीक है, वो क्या है? द्विगु। द्विगु में भी क्या होता है? 2 होता है। तो देखिए 2, 4 ये सब संख्यावाचक शब्द जब आए तो उसको आपको जो है यहाँ पर द्विगु समास में डालना है। किस में डालना है? द्विगु समास में। अगला, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुज, द्विज, अग्रज, या सर्वक। ठीक है, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो होता है वो आपका होता है अग्रज। क्या होता है? एक शब्द अग्रज होता है। ठीक है, मानव शरीर विद्युत का होता है। आपको बताना मानव शरीर जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक, कुचालक, अतिचालक, या सभी। तो मानव शरीर जो विद्युत का होता है वो आपका देखिए सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। ठीक है, तो पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपका देखिए पश्चिम बंगाल में होता है। बहुत बार आया वो प्रश्न है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कौन? फीमर, कंधुका, स्टेप, या कोई नहीं। तो देखिए फीमर तो जांग की हड्डी होती है और यह सबसे बड़ी होती है, लेकिन स्टेप जो होती है कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? केचुआ, घेघा, तिलचट्टा, या कोई नहीं। तो किसानों की मिट्टी को पोला जो है आपको केचुआ बनाता है, जिसको किसान का मित्र भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, जरूर देखते रहिएगा। चलिए मैथ सेक्शन के अंतर्गत देखते हैं। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? देखिए एक त्रिभुज जैसे हम लेते हैं इस तरह का। ठीक है, ये एक 7 सेंटीमीटर हो, एक 5 सेंटीमीटर हो, एक 2 सेंटीमीटर। तो कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो इसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 80 डिग्री, या कोई नहीं। देखिए एक ये जो है ना, ये याद रखिएगा, एक सरल रेखा पर इस तरह का बन जाए, या इस तरह का बन जाए, या इस तरह का बन जाए, किसी भी बन जाए, तो एक सरल रेखा पर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोण बनते हैं वो ऑलरेडी केवल होते हैं 180 डिग्री, चाहे वो कितने भाग में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए आपका डिवाइडेशन है कैसे? तो यहाँ पर इस तरह से है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। ठीक है, एक यहाँ कोण है, एक यहाँ कोण है, और एक यहाँ कोण है। इसमें कितना था? 30 डिग्री। इसमें कितना था? 50 डिग्री।
और ये x का मान बताना। तो आपको पता है एक सरल रेखा पर कितना कोण बनता है 180 डिग्री, तो यहाँ x है यानी इस पर कोई भी कोण होगा 180 होगा, यानी 30 + 50 + x तीनों मिलाकर के कितना होगा 180 होगा, ठीक है। और 30 और 50 कितना हो गया 80 + x बराबर कितना हो जाएगा 180। अब x का मान निकालना है तो x इधर ही रह जाएगा, 80 को इधर ले जाइएगा तो प्लस है, बॉर्डर पास करेगा तो -80 होगा, और 180 में से 80 घटाइएगा तो 100 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 100 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3/3 प्लस ब्रैकेट 2/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड मास जो होता है, बोर्ड मास बदमाश का जो नियम है उसको याद कर लीजिएगा, बदमाश। तो ये ब्रैकेट्स का काम सबसे पहले होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का ना, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स है, तो ब्रैकेट्स का काम आप कर लीजिएगा। तो ये चलेगा आपका 3/3, और ब्रैकेट में जब काम कीजिएगा तो 2/2 1 हो जाएगा, तो उसके बाद ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका डी है और ए है, तो डी का काम होगा, तो 3/3 1 हो गया और प्लस 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो 2 किस में है, बी में है, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए कितना होगा आपको बताना था इसमें। तो देखिए इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका तो यहाँ पर है 0.1 कितना होगा। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला चीज़ देखिए इसमें सबसे पहले डिजिट को आप गुना कर लीजिएगा, तो 1 2 3 और 4 को हम गुना करेंगे, ठीक है। 1 × 2 × 3 × 4 को गुना कर लेंगे, तो 1 2 2 3 6 और 4 24 24 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर दशमलव का गुना है, इसलिए दशमलव का आप क्या कीजिएगा, देखिए इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 1 अंक के बाद, इसमें भी 1 अंक के बाद, इसमें भी 1 अंक के बाद, यानी टोटल 4 अंक। तो आप जो गुना कर लिए उसमें 4 अंक के बाद दशमलव आपको बैठा देना है, ठीक है। तो देखिए आपको गुना करने पर आया कितना है 24, और दशमलव कितना होना चाहिए 4 अंक के बाद। तो 4 अंक में देखिए 2 अंक आपका हो गया, 2 अंक और देना है, तो आप इधर बाएं तरफ 0 दे सकते हैं। कितने अंक होगा 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दे दीजिएगा और इधर 0, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से दशमलव का गुना में हम लोग सिर्फ गुना कर लेते हैं जनरली अंक को, और फिर जितने दशमलव होते हैं 1 अंक के बाद 2 अंक, इसमें भी 1 अंक, इसमें भी 1 अंक, इसमें भी 1 अंक, 4 अंक हो गया। तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे आंसर शीट में। तो 2 अंक ऑलरेडी गुना का हो गया और 2 अंक घट रहा है, इसलिए 2 को 0 दे दिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस में ये चीज़ दिया हुआ है आपको, तो ये चीज़ दिया हुआ है देखिए आपका डी में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला है चूज करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से आपको सही स्पेलिंग को चुनना है। ऑन यू, ऑनर, ऑन्यूर या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ऑन्यूर होता है, ऑनर ना, ए ऑनर HONOUR, ऑनर। ऑनर मतलब यहाँ पर क्या हो गया सम्मान होता है, इज्जत के सेंस में आता है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया ऑन्यूर ना, इसको सम्मान हम लोग कहते हैं, इज्जत कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। राइट अपोजिट वर्ड ऑफ हार्ड। हार्ड मतलब हार्ड का अपोजिट वर्ड, यानी उल्टा वर्ड क्या होगा, चीप होगा, स्विफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा या मिक्स होगा। देखिए हार्ड अपोजिट वर्ड हार्ड, हार्ड का मतलब देखिए क्या होता है कठोर होता है, हार्ड का मतलब कठोर होता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे तो क्या होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है, ठीक है। तो कठोर का मुलायम होगा, और मुलायम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सॉफ्ट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है 0 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है, क्या इसका आंसर होगा। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर देखेंगे हम इसका जो सीरीज चल रहा है 1 का स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बताइए 1 - 1 यानी 0 होगा। अब देखिए इसके लिए आप देखिएगा तो फिर इसको 2 का स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो 4 - 1 यानी 3 हो गया। अब देखिए 8 की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर में से 1 घटा रहे हैं तो 9 - 1 यानी 8 हो जा रहा है। अब 15 की बात कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर में से 1 घटा रहे हैं तो 4 का स्क्वायर 16 में से 1 हो गया तो कितना हो गया 15 हो गया ना। अब आगे जब हम चलते हैं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 माइनस 1 यानी कितना आंसर हो जाएगा 24, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। सीता एक पंक्ति में ऊपर से 15वां स्थान पर तथा नीचे से 12वां स्थान पर, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। देखिए आप लोग रीजनिंग का जो नोट्स अब तक नए हैं नहीं परचेज कर पाए हैं
तो रीजनिंग का नोट्स और वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, आपको 25 और 20 जो आना है ना वो पूरा पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो उस सीरीज को आप लोग जरूर देख लीजिए नोट्स को, क्योंकि इसके पहले सारी क्लासेज हो गई है। अब तो आप एक टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं, तो बहुत का 20 में 20 आ रहा है, 19 में 19 आ रहा है। उनका पहले से जुड़े हुए हैं वे सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए उनका आ रहा है। यदि आपका भी कम आ रहा है तो आप जरूर उस नोट्स को परचेज करके पढ़ लीजिए, आपका भी टेस्ट सीरीज में 20 में 20 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल बराबर देखिए होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट यानी लेफ्ट प्लस राइट या हाई प्लस लो कुछ भी होगा, दोनों को जोड़ के एक घटा देना है। तो 15 और प्लस कितना है 15वां है, और यहाँ थोड़ा देख लेते हैं 12वां है, यानी 15 प्लस 12 माइनस 1, तो 15 12 27 माइनस 1 तो 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 किसमें ए में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों में कौन सा गुण सूत्र पाया जाता है, XX, XY, YY या कोई नहीं। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए बहुत बार आप सुने होंगे कि लड़का या लड़की नहीं हो रहा है, तो लोग स्त्री को जो है यहाँ पर बोलते हैं कि स्त्री दोषवार है, महिला दोषवार है, महिला के कारण नहीं हो रहा। लेकिन आपको बता दें, देखिए जो स्त्री होती है उसमें सेम गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स ही होता है, वह लड़का और लड़की के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं। जबकि पुरुष जो होते हैं उसमें 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई। और जब यह जो एक्स वाई जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, वह जब स्त्री के गुणसूत्र से मिलता है तब जाकर के लड़का या लड़की उत्पन्न होता है। तो ये लड़का या लड़की होना यह पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यदि एक्स और एक्स मिलता है गुणसूत्र तो जाकर के लड़की का जन्म होता है, और जब पुरुष की तरफ से वाई आकर के मिलता है तो लड़का का जन्म होता है। तो ये पूर्ण रूप से आपका जो है पुरुष पर निर्भर करता है। इसलिए कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है स्त्री में, तो स्त्री में एक गुणसूत्र पाया जाता है XX, ठीक है। अगला है रेशेदार फसल का उदाहरण कौन है। इसमें से रेशेदार फसल कौन है आपको बताना है। जूट है, कपास है, ए और बी दोनों है, या कोई नहीं, ठीक है। तो रेशेदार फसल के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, रेशम जूड़ा कस, रेशम लड़की के नाम है, और का कस जूड़ा कस, रेशम जूड़ा कस, ठीक है। तो रेशम में रेस से देखिए हो गया रेशेदार फसल, ठीक है। और जूड़ा में जूस हो गया जूट, और कसम में कस हो गया कपास, यानी जूट और कपास जो है दोनों रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। आपको बताना है कि भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। 50%, 60%, 70% या 80%। देखिए एक आंकड़ा के अनुसार जो बताया जाता है, भारत की कुल जनसंख्या का 70% भाग जो है वो कृषि पर निर्भर है, ताज़ा आंकड़े के अनुसार। देखिए अगला बोल रहा है फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है। राइजोबियम, लैक्टिक, राइबोसोम या लाइसोसोम, क्या पाया जाता है, ठीक है। देखिए फलीदार पौधों की जड़ों में जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं चना है, मटर है, और यहाँ पर आप रहर कह सकते हैं। ये जो फलीदार पौधे हैं इनकी जड़ों में जो होता है सूक्ष्म जीव राइजोबियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का अवशोषण करता है। यानी यह जो होता है मिट्टी को उर्वरा बना देता है। अगर एक ही खेत में बार बार एक ही फसल को उगाया जाता है तो वो जो मिट्टी होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है, अउर्वरा हो जाता है। तो उसी के लिए अगर उसमें फलीदार पौधों के लगा देते हैं तो उसकी जड़ों से नाइट्रोजन अवशोषित कर लेती है, और यह मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, उपजाऊ बन जाती है। अगला बार आप दूसरा फसल करेंगे तो फसल बहुत ही अच्छा होगा। तो फलीदार पौधों की जड़ों में ये जो होता है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो मिट्टी को जो होता है वो अच्छा कर देता है, वो उर्वरा युक्त बना देता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए विकर्ण क्रमशः, इसमें 2 गो विकर्ण दिया गया है, क्रमशः है मतलब 2 गो है, एगो है और 2 गो है, ठीक है। यानी D1 इसमें जो है वो 16 सेंटीमीटर है, और D2 इसमें जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। D1 और D2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 गुने D1 कितना है 16, और D2 कितना है 30, ठीक है। 2 से ये 30 कितना बार में 2 से ये 16 को काट दिए 8 बार में, और 30 बच गया आपका, तो 30 8 240, यानी 240, और यहाँ पर क्या है 16 और 30 सेंटीमीटर में है, इसलिए 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी C हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भुजा कितना है
5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई ना, और गुने क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर इंटू भुजा सिस्टम जो है। तो अब देखिएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो रहा है और एक 4 सेंटीमीटर, तो पंचों का कितना हो जाएगा 20, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ याद रखिएगा, क्षेत्रफल का जब भी दे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर होगा, या अगर हिंदी में देगा तो हिंदी में लिखा रहेगा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा कि यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, आपको बताना है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। याद रखिएगा किसी भी बहुभुज, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, उसके सभी अंतःकोणों का योग निकालना है तो उसका एक सूत्र है n-2 इंटू हो जाएगा देखिए 180 डिग्री, ठीक है। n-2 इंटू 180 डिग्री। n भुजा होता है, n क्या है यहाँ पर भुजा, तो पंचभुज है तो पंचभुज में कितनी भुजा होती है 5 भुजा होती है, तो n की जगह पर आपको 5 लिखना है, 5 और -2 कर दिएगा इंटू 180 डिग्री, ठीक है। 5 में से 2 गया कितना बचा 3 गुने 180 डिग्री, तो 18 तिया कितना हो गया 54 और 1 जीरो यानी 540 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतःकोणों का योगफल कितना होगा 540 डिग्री, किस में है सी में है। उसी तरह से षष्ठभुज रहता तो 6 - 2 गुने 180 डिग्री हो जाता, अगर सप्तभुज रहता तो 7 - 2 गुने 180 डिग्री हो जाता। इस तरह से हम दिमाग बना लीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न आता है आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आयत में कितनी भुजा होती है 4 भुजा होती है ना, अगर मान लीजिए याद है तो ठीक है ना, तो सूत्र से बनाइएगा तो 4 - 2 और इंटू कितना होगा बताइए 180 डिग्री, 4 में से 2 गया तो 2 इंटू 180 डिग्री यानी हो जाएगा आपका 360 डिग्री, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ ए एन और द एज मे बी सूटेबल, ठीक है, जैसा सूटेबल हो उसके अनुसार ए एन और द आपको यहाँ पर लगाना है। आई शैल गिव यू 1 रुपी नोट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए एन और द लगाने के लिए हम आपको बताए हुए थे कि इसका जो है आपको किस पर निर्भर करना है, तो इसका जो आपको निर्भर करना है वो देखिए आपको यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर किस पर निर्भर करना है, तो उसके उच्चारण पर निर्भर करना, ठीक है। तो 1 क्या है 1 ऐसे हो रहा है, हिंदी उच्चारण देखिएगा तो ये व आ रहा है, व किस में आता है तो याद रखिएगा य र ल व, ये व्यंजन है, क्या है आपका व्यंजन है। तो व्यंजन जब शुरू बार आ रहा है तो उसके पहले ए लगाइएगा, क्या लगाइएगा ए लगाइएगा ना, नहीं तो अगर आप हिंदी के लेटर अंग्रेजी के लेटर को देख लगाने लगिएगा तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा आर्टिकल। तो ओ के अनुसार अगर देखिएगा तो वॉवेल है, इसके अनुसार आप क्या लगाइएगा एन लगाइएगा। तो देखिए अब वॉवेल का लेटर नहीं देखना है, आपको उच्चारण देखना है, साउंड्स देखना है, ठीक है। तो साउंड्स को जरूर देख करके आप यहाँ पर लगाइएगा, तो इसके अनुसार क्या लगेगा ए लगेगा, ओके। चलिए अगला देखिएगा, दिस इज यूजफुल वर्क, क्या लिखा हुआ है दिस इज यूजफुल वर्क, ए लगेगा एन लगेगा द लगेगा एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। यूजफुल देखिए लिखते हैं हम यूजफुल वर्क, यही हुआ ना, इसका पहला लेटर को देखिए जब साउंड हो रहा है तो यू हो रहा है, तो यू किसका मंत्र है य या य हर्षी, तो य का चल रहा है, य किस चीज में आता है व्यंजन में कि स्वर में आता है, तो य जो है व्यंजन में आता है, किस में आता है व्यंजन में, तो व्यंजन में आ रहा है इसलिए इसके पहले क्या लगाइएगा ए लगाइएगा, क्या लगाइएगा ए लगाइएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा ए लगेगा, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लेटर देख करके नहीं लगाइएगा, ये सब बच्चा क्लास को बताया जाता है, बड़ा क्लास में ये सब चीज़ें नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेस्ट क्या चीज़ है आप देखिएगा, गुड होता है, उसके बाद बेटर होता है, उसके बाद बेस्ट होता है। बेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, कौन सा होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है, क्या लगता है द लगता है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी यहाँ पर द लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा आपका द लग जाएगा। अगला है आई बाउट डॉट 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 अम्ब्रेला लास्ट वीक, हमने जो है एक अम्ब्रेला खरीदा है इस पहले अंतिम सप्ताह में, तो अम्ब्रेला के पहले क्या लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसका उच्चारण देख लीजिएगा क्या होता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यही होता है ना अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में पहला चीज आया अ, तो अ किस चीज में आता है स्वर की व्यंजन में, तो देखिए अ से ले करके अ तक ना, अ आ हर्षय दीर्घय हर्षो दीर्घो जो लिखते हैं अ तक, वो जो आता है आपका स्वर में, तो अगर स्वर उच्चारण होगा तो उसके पहले
एन लगाइएगा, तो अम्ब्रेला के पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ना। अगला है निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। इसमें कौन योगरूढ़ शब्द है, पीला, चक्रपाणी, दूध वाला या नैन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो पीला इसका कुछ ये सब टूटेगा ही नहीं, इसलिए जो है यहाँ पर ये रूढ़ है। दूध वाला ये भी नहीं टूट रहा है, रूढ़ है। नैन भी नहीं टूटेगा, ये रूढ़ है। लेकिन चक्रपाणी ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, चक्र और पानी। ठीक है, तो ये यौगिक शब्द हो गया। लेकिन चक्रपाणी का विशेष अर्थ निकलता है। अगर यौगिक शब्द होते हुए विशेष अर्थ निकल गया तो उसको योगरूढ़ कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो चक्रपाणी विष्णु भगवान को हम लोग लेते हैं, तो ये चक्रपाणी जो हो गया वो आपका विष्णु भगवान से इसमें है, इसलिए यह योगरूढ़ हो जाएगा। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? चलिए, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, इसको सबसे पहले संधि विच्छेद कर लीजिए। जगत और जोड़ क्या हो जाएगा, नाथ। जगत जोड़ नाथ। देखिए यहाँ इसका लास्ट में भी आपका व्यंजन और यहाँ भी व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन व्यंजन मिलेगा तो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। इसलिए जगन्नाथ कौन सा संधि है, तो वो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, कौन सा संधि हो जाएगा, आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मयूर किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है कि मयूर जो है वो किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। देखिए संस्कृत का शब्द जो होता है वो तत्सम होता है, और संस्कृत से जो हिंदी में आ जाएगा वो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो मयूर जो है यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मोर। ठीक है, अगर मोर लिखा हुआ रहता तो यह तद्भव में जाता, लेकिन मयूर लिखा हुआ है इसलिए यह तत्सम में जाएगा। तो मयूर किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि जो अभिशाप शब्द लिखा हो उसमें उपसर्ग। देखिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे सीडीपी हो, पर्यावरण हो, इस कदर आपको नोट्स बनाया गया मेरे प्यारे शिक्षक बंधु कि सारे प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में वहीं से मार्क करने वाले हैं, वहीं से पूछने वाले हैं। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बना हुआ है, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आप जहां तहां के नोट्स से पढ़ रहे हैं तो आपको नुकसान सिर्फ होने वाला है। आप जेसीईआरटी किताब पढ़िए, नहीं तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को से बना हुआ नोट्स यहाँ से परचेज कर लीजिए। प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये दिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से जुड़ करके अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, और हिंदी का सारा नोट्स बना हुआ है। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग प्रत्यय याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए जो भी शब्द दिया है उसको पहले तोड़ लीजिए। तो अभिशाप को हम लिख सकते हैं अभी और जोड़ साप। ठीक है, अभी जोड़ साप। ठीक है, अब देखिएगा ये प्लस जो है वहाँ से आप बाएं दाएं देखिएगा तो प्लस के ये पहले जो आया है वो उपसर्ग है, अब प्लस के जो बाद में आया है वो प्रत्यय है। तो अभिशाप में अभी उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? अभी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है। तो इस तरह से यहाँ पर सारे नोट्स पीडीएफ बन गए हैं, आप जरूर ले लीजिएगा। विकास है, क्या चीज पूछ रहा है कि विकास जो है वो क्या है? ठीक है, तो विकास देखिए क्या है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, या गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक की प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाला है, और यहाँ पर सभी। तो इसमें राइट आंसर देखिए सभी हो जाएगा। विकास जो है ये सभी प्रक्रिया को मानता है। एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 140 है, वह बच्चा किस प्रकार का है? प्रतिभाशाली है, सामान्य है, मूर्ख है, या कोई नहीं है। तो देखिए बुद्धि लब्धि का भी नोट्स बना हुआ है, और इस बुद्धि लब्धि का नोट्स तो आपको सबसे यूनिक नोट्स बना हुआ है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। तो आप नोट्स लेना एकदम नहीं भूलेंगे, जरूर सारे नोट्स लेके एक बार पढ़ लेंगे। तो एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 140 है, वह बच्चा किस प्रकार का है? प्रतिभाशाली है, सामान्य है, मूर्ख है, या कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि 140 है तो वह बच्चा कैसा होता है? वह बच्चा देखिए प्रतिभाशाली होता है। सामान्य बच्चा के लिए 120 होता है, मूर्ख बच्चा के लिए 70 होता है। इस तरह से सभी का बुद्धि लब्धि का स्कोर दिया गया है, उसमें आप जरूर देख लीजिए, यहाँ से एक जरूर आएगा। ठीक है, देखिए असंगत को चुने, यहाँ देख करके सबसे असंगत को चुनना है। आँख, कान, नाक और जीभ। देखिए तो आँख, कान, नाक ये जो होता है हमारे अंग का बाहरी हिस्सा है, बाहर से दिखाई पड़ता है। लेकिन जीभ जो होता है ये बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, ये शरीर का भीतरी हिस्सा है, इसलिए यह इनमें सबसे अलग होगा, ऑड होगा। खाली स्थान को भरे, अगला है यहाँ पर क्या भराएगा आपको बताना है। 1 है, 8 है, 27 है, अगला क्या होगा आप देखिएगा। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है, कितना लिख सकते हैं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया,
3 का क्यू 27 हो गया, तो अगला जो होगा वो 4 का क्यू होगा, और 4 का क्यू कितना होगा, 64 होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शरीर में उसके भार का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है 60%, 70%, 80% या 90%। ठीक है, तो देखिए बहुत से किताब आप देखिएगा तो मनुष्य के शरीर का उसके भार का लगभग जो है 70% भाग जल होता है, नहीं तो कुछ जगहों पर आपको 60% भी मिल रहा है। तो अगर 70 है तो आपको 70 मारना है, और 60 है तो आपको 60 मारना है। दोनों है तो आप ज़्यादा करके 70% ही मारिएगा, क्योंकि जल ज़्यादा रहता है आदमी के शरीर में। अगला है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? 1850 में, 1851 में, 1853 में, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत की पहली रेलगाड़ी जो है अप्रैल में 1853 ईस्वी में चली थी। वह चली थी आपको मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पर यह रेलगाड़ी चली थी। अगला है, 51 का स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए अब 51 का स्क्वायर है तो आप 51 गुने 51 मत कीजिएगा, और 49 का है तो 49 गुने 49 करके मत घटाने लगेगा ना, तो 10 दिन इसी में लग जाएगा, आप फेल कर जाइएगा। समझ गए हैं? तो शॉर्ट देखिएगा, आप को फार्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर देखिए होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी, होता है ना। अब आप यही देख लीजिएगा, तो ए प्लस बी मतलब का 51 प्लस 49 हो गया, और ए माइनस बी एक मतलब का, तो ए माइनस बी हो गया। 51 और 49 का 100 हो गया, और ए माइनस बी 51 49 करेगा 2, और 2 में 100 से गुना कीजिएगा तो 200 हो जाएगा। 200 केकरा में आंसर है? बी में आंसर है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 4 सेंटीमीटर है। रवि उस पार्क के चारों ओर 10 चक्कर लगाता है। रवि कुल कितनी दूरी तय करता है? ठीक है, देखिए एक वर्गाकार पार्क है, इसका 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। मान लीजिए हम यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करते तो पहला बार यहाँ आएंगे, ये 4 हो गया, दूसरा बार यहाँ तक आएंगे 4 8 हो गया, तीसरा बार यहाँ तक 4 12 हो गया, यहाँ तक 4 आएंगे तो 16 हो गया। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा एक चक्कर में। तो लगा क्या चक्कर रहा है? 10 चक्कर लग रहा है, तो एक चक्कर में 16, तो 10 चक्कर में कितना? तो 10 से गुना कीजिए, 16 गुने 10 यानी 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। रामू 500 रुपया कमाता है, जिसका वो 10% दान में देता है, तो वह कितना रुपया दान में दे दिया? देखिए, तो 500 रुपया कमाया और 10% दाने में कर दिया, तो 10%, तो 500 का 10% निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो 500 गुने 10 और बट्टा का हो जाएगा 100, 100 पचे हो गया 500, और 5 दहेम कितना हो गया? 50, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला देखो, 3/3 गुने 4 प्लस 5 माइनस 3 के मान का होगा? देखिए एक जो होता है इस सरलीकरण में एक बदमाश के नियम होता है, बदमाश, तो बदमाश के नियम को तुम ध्यान से रख लीजिएगा। बदमाश में बी का मतलब देखिए ब्रैकेट कोष्ट कहते हैं, ओ का मतलब ऑफ जिसको का कहते हैं, डी का मतलब डिवाइड जिसको भाग कहते हैं, एम का मतलब मल्टीप्लाई जरा गुना कहते हैं, ए का मतलब एडिशन जरा जोड़ कहते हैं, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन जरा घटाव कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये घटते क्रम में, यानी अगर मिल जाएगा इस तीनों में से तो पाँचों में से सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, इस तरह का दिया हुआ है। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी है, उसके बाद एम है, उसके बाद ए है, फिर एस है, तो ये एकदम एक लाइन से है। देखिए डी एम एस है, तो सबसे पहले भाग कीजिएगा, तो 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और गुने 4 प्लस 5 माइनस 3 कीजिएगा। अब गुना के काम होगा, तो 4 में गुना करेंगे तो 4 प्लस 5 माइनस 3 होगा, 4 5 9 माइनस 3 हो गया, यानी 6 का आंसर हो गया ना, 6 हो गया। अगला, यदि किसी कुट भाषा में राम को SBN लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पेन को क्या लिखा जाएगा? देखिए राम है ना, राम, राम को SBN, तो RSBN कैसे चल रहा है? तो RS एक, AB एक, और MN एक के चल रहा है। ठीक है, तो चले उसी तरह से पेन को क्या लिखा जाएगा? तो लिख लेते हैं, पेन को क्या लिखा जाएगा? तो पेन का 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q, E का 1 हो जाएगा तो F, और N का हो जाएगा O, यानी QFO होगा। QFO किस में है? C में है। यदि लाल को पीला, पीला को उजला, उजला को नीला कहा जाता है, तो दूध का रंग कैसा होगा? तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर निकालिए, दूध का रंग कैसा होता है? तो उजला होता है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि उजला को क्या कहा जा रहा है? तो लाल को पीला कहा जा रहा है, पीला को उजला कहा जा रहा है, उजला को नीला कहा जा रहा है, तो उजला को नीला कहा जा रहा है, इसका राइट आंसर नीला होगा, और नीला आपका किस में? डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सीता रहीम से बड़ा है, रहीम करीम से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है?
तो देखिए यहाँ पर सीता जो है सीता को लिखेंगे। सीता किससे? रहीम से बड़ा है, रहीम से बड़ा, तो सीता ऊपर हो गए। अब रहीम करीम से बड़ा है, तो करीम रहीम ऊपर हो जाएगा, करीम नीचे। सबसे बड़ा कौन हो रही है? तो सीता हो रही है, तो राइट आंसर सीता यानी इसका ए हो जाएगा। अगला है 15, 12, 9, 6, क्या बढ़ाएगा आगे? तो 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये राइट आंसर किस में हो जाएगा? सी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप उससे संतुष्ट रहेंगे, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। तो देखिए इसका जो सबसे अच्छा आंसर आ रहा है कि अगर बच्चा यहाँ पर जो है प्रतिभाशाली है तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसको हम लोग अधिक अनुप्रेरित करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना सबसे अच्छा कब हो सकता है? यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए और उससे वास्तविक दुनिया को जोड़कर बताया जाए, शिक्षण में व्याख्यान का प्रयोग करके, या कक्षा में आवधिक परीक्षा पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो देखिए शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी वही होता है जिसको हम वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाएं और उसे वास्तविक दुनिया से जोड़ करके यदि पढ़ाएं तो वह शिक्षण सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, अब तक आप लोग जो भी यहाँ पर नहीं जुड़ पाए हैं वो अवश्य जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो 100 रुपये दे करके आप अवश्य जुड़ करके 40 टेस्ट सीरीज इसमें चलेगा, तो आप इसका नोट्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।